हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 का टॉपिक ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। देखिए, यूनिट 6 का जो नाम है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। तो क्रोनोबायोलॉजी वाला टॉपिक अलग वाला हम पढ़ेंगे। अगर हम बिहेवियरल इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में जो भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। एक सिंपली ये कह सकते हैं इकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं। बिहेवियरल इकोलॉजी जब आ रहा है तो बिहेवियरल इकोलॉजी में हम बिहेवियर पढ़ते हैं, एनिमल बिहेवियर पढ़ते हैं। जब एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं? बिहेवियरल इकोलॉजी के अंडर उस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियर क्या है, ये एनिमल बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर को हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, हम व्यवहार कहते हैं। अगर नॉर्मली मैं कहूँ कि साइंटिफिक वगैरह कुछ नहीं, ऐसे बोलूँ कि व्यवहार को आप कैसे अपने शब्दों में क्या कहेंगे कि व्यवहार क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, आप कैसे बताएंगे? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है किसी के प्रति, जैसे हम कहते हैं ना उसका व्यवहार उसके प्रति ऐसा है वैसा है। तो तो कैसे कह रहे हैं, उसका प्रति जो रिएक्शन आ रहा है हमारा, तो वो व्यवहार होता है, ठीक। तो रिएक्शन से कहने का क्या मतलब है? अगर सबसे सिंपल शब्दों में व्यवहार को हम कहें, बिहेवियर को कहें, तो क्या कोई भी एक्टिविटी, एक ऑर्गेनिज्म है, कोई इंसेक्ट, एनिमल, ह्यूमन, जो कुछ भी वो कर रहा है और जैसे भी कर रहा है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल शब्दों में है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और जैसे भी कर रहा है वो उसका बिहेवियर है। अगर इसी को इकोलॉजिकल टर्म्स में बोले कि बिहेवियर क्या होता है, तो बिहेवियर कोई भी एक स्टिमुलाई, एक स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, तो उसके प्रति जो उसका एक्टिविटी हो रहा है, एक स्टिमुलस मिलने के बाद, एक सिग्नल मिलने के बाद जो वो जैसे भी रिएक्ट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। जैसे सबसे नॉर्मली एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक, गर्मी हो या ठंडी हो। तो जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसका गर्मी जो बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो टेम्परेचर का जब स्टिमुलाई मिल रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर का स्टिमुलाई मिल रहा है, तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होता है? स्वेटिंग होने लगती है, ठीक, पसीना आता है, क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो वो भी एक तरह का बिहेवियर है। एक स्टिमुलाई मिला आपको, आपने उस स्टिमुलाई के मिलने से आपकी बॉडी में कुछ चेंज आया, आपने अपनी एक्टिविटी में कुछ चेंज किया, तो वो भी क्या है? वो बिहेवियर है इकोलॉजिकल टर्म्स में, ठीक। तो बिहेवियर का मतलब ये होता है। हमारा जो टॉपिक है इथोलॉजी है, तो इथोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसी एनिमल बिहेवियर को, बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। एक कुछ पूरा थोड़ा सा बिहेवियर का ओवरव्यू हमने देखा, अब जो पॉइंट है वो देखते हैं हम। तो देखिए, बिहेवियर इज द चेंज इन एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो भी एक्टिविटी में चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, हम उसको क्या कहते हैं? बिहेवियर कहते हैं। Behavioral biology is the study of biological and evolutionary basis for such changes। जब behavioral biology की इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? जो बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी बेस क्या है उस चेंज का। अगर एक रिस्पॉन्स, एक स्टिमुलाई मिल रहा है, आप उसके रिस्पॉन्स में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक, आप अपनी एक्टिविटी में चेंज ला रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसका बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी बेसिस क्या है? बायोलॉजिकल कारण क्या है उस रिस्पॉन्स का, और इवोल्यूशनरी बेसिस पे कैसे चीज़ें बढ़ती, चेंज होती आई चली हैं, इसी चीज़ को बिहेवियरल बायोलॉजी इकोलॉजी में हम समझते हैं। Behavioral ecology is the study of how animal behavior is shaped by biological processes। ठीक, बिहेवियरल इकोलॉजी क्या है कि जो एनिमल का बिहेवियर है वो इकोलॉजिकल प्रेशर से कैसे शेप होता है, ठीक। अब इकोलॉजिकल प्रेशर से यहाँ मतलब है जो भी इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, टेम्परेचर, इन सब की कॉन्टेक्स्ट में अगर इन सब से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है तो उससे क्या चेंज हो रहा है बिहेवियर में, उसी चीज़ को बिहेवियरल इकोलॉजी के अंडर हम पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं। इथोलॉजी की अगर हम बात करें कि इथोलॉजी क्या होता है, तो इथोलॉजी यही साइंटिफिक स्टडी है। जब आप एनिमल बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, यूजुअली विद अ फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन, और आप नेचुरल कंडीशन के अंडर जो भी नेचुरल में कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है, एयर, वाटर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करके आप जब एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो इथोलॉजी के अंडर स्टडी की जाती है, ठीक। तो इथोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर
usually with a focus on behavior under natural conditions and viewing behavior as an evolutionary adaptive trait। ठीक है, तो इथोलॉजी क्या है कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर को और फोकस किस पे रहता है, नेचुरल जो भी कंडीशंस है हम उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या करें, एनिमल बिहेवियर को स्टडी करें और साथ साथ क्या जो बिहेवियर होता है उसको एक इवोल्यूशनरी अडेप्टिव ट्रेट के तौर पे हम चल देखते हैं, जो बिहेवियर वो अपना रहा है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी नेचुरल कंडीशन के रिस्पॉन्स में, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, तो उसका इवोल्यूशनरी अडेप्टिव ट्रेट क्या है कि कैसे कैसे वो ट्रेट उसके अंदर आया, उसने अडेप्ट किया या जो भी रीज़न है, तो ये सारी बातें भी हम पढ़ते हैं इथोलॉजी के अंदर। इथोलॉजी का ओरिजिन अगर हम बात करें तो दो ग्रीक शब्दों से हुआ है, इथोस जिसका मतलब होता है कैरेक्टर या फिर हैबिट, और लोगोस का मतलब तो स्टडी होता है। ठीक, तो इसका ये ओरिजिन है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है कि इथोलॉजी इज अ ब्रांच दैट एनालाइजेस द रिएक्शन ऑफ एनिमल टू इट्स एनवायरनमेंट। इसको छोटा छोटा करके पढ़िए, पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा है। तो इथोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है ठीक, जो क्या एनालाइज करता है, एक एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन को एनालाइज करता है उसके एनवायरनमेंट के प्रति, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उस एनवायरनमेंट में उसको कई तरह के सिग्नल मिलेंगे, कई तरह की कंपोनेंट्स होंगे जिससे वो इंटरेक्ट करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में उसका क्या रिएक्शन है, इस बात को इथोलॉजी में एनालाइज किया जाता है, trying to determine its specific cause and effect relationship between the animal actions and events and conditions experienced by the animal। तो उस एनवायरनमेंट में उस एनवायरनमेंट से वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका रिएक्शन क्या है, ये बात पता करते हैं, एनालाइज करते हैं हम। और क्या पता करते हैं कि उसका स्पेसिफिक कॉज क्या है, कि किस कॉज से वो कर रहा है, वो अगर कुछ रिएक्शन दे रहा है तो किस उसका कॉज क्या है, फिर इफेक्ट क्या है उस एनिमल के एक्शन के बीच में, और इवेंट जो भी हो रहे हैं, जो भी कंडीशंस है, ये सारी बातों का पता लगाया जाता है। ठीक, और वो एनिमल कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है उस रिएक्शन के टाइम, ये सारी बातें पता करते हैं। दस बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ व्हाट एनिमल्स डू एज दे रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। तो बिहेवियर को हम क्या कह सकते हैं कि बिहेवियर एक स्टडी है, या बिहेवियर क्या है कि व्हाट एनिमल्स डू, क्या एनिमल्स करते हैं, एज दे रिएक्ट विद दियर एनवायरनमेंट, जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं या एनवायरनमेंट के किसी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देते हैं, विद पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी। मस्कुलर और ग्लैंडुलर दोनों एक्टिविटीज की मदद से वो कैसा रिएक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। और उसी चीज़ की जब साइंटिफिक स्टडी आप एनालाइजेशन करेंगे उसका, तो वो होगी इथोलॉजी। एन एनिमल्स बिहेवियर इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली फॉर इट्स सर्वाइवल। जो एनिमल का बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है उसके सर्वाइवल के लिए। इट मस्ट फाइंड इट्स फूड एंड शेल्टर। कोई भी उसका बिहेवियर है उसी की मदद से, बिहेवियर का मतलब सिंपली मैंने कहा ना कि जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है। ठीक, अब एक्टिविटी करेगा तो उसके लिए एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, तो उसी के रिस्पॉन्स में वो एक्टिविटी कर रहा है, तो ये बिहेवियर जो है उसका उसको फूड और शेल्टर ढूंढने में मदद करता है, प्रीडेटर से बचने में मदद करता है और कम्पीट करने में मदद करता है। ठीक, अपना जो भी उसका सेम स्पीशीज से या डिफरेंट स्पीशीज से भी जो कॉम्पिटिशन चलता रहता है उससे वो सक्सेसफुली कम्पीट करने में मदद करता है, क्या, बिहेवियर। ठीक है, तो ये इथोलॉजी हो गई। अब हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी की हम बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुआ, तो देखिए इथोलॉजी तो हम कह सकते हैं कि हमेशा से रहा होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, तो जब से बना होगा सब कुछ तो वो बिहेवियर तो उनका होगा ही, लेकिन एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे हम इसको पढ़ना शुरू किए। एक नई ब्रांच है जूलॉजी की, ये इथोलॉजी 20वीं सेंचुरी में कह सकते हैं कि ये बाहर आई है अभी, तो नई नई ब्रांच है ये। अगर स्पेसिफिक एक रिसर्च पर्पस के तौर पे अगर हम देखें कि इसमें ज़्यादा शुरू हुआ है, तो ऐसे तो अगर हिस्ट्री की हम बात करें इथोलॉजी की, तो हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी एज ओल्ड एज प्री हिस्टोरिक मैन के टाइम से ही क्या कह सकते हैं कि जो इथोलॉजी है वो चलती आ रही है। और ये बात हमें पता कैसे चला है कि जो होता है ना, केव्स वगैरह में पेंटिंग्स रहती हैं दीवारों पे अलग अलग जानवरों की, तो इन सारी बातों से क्या हमें ये पता चल रहा है कि इथोलॉजी जो है वो उस टाइम से भी चली आ रही है, प्री हिस्टोरिक टाइम से ही चली आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमंस ने क्या किया है, दीवारों पे बनाया हुआ है, कुछ एनिमलों के चित्र बनाए होते हैं, हंटिंग जब की जाती है उस दौरान के चित्र उन्होंने बनाए हुए होते हैं। जी, तो इससे ये पता चलता है कि
अब एनिमल उस टाइम हंट करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, तो शिकार करने के लिए उन्होंने उस एनिमल्स के खाने का, जाने का, जो भी रहने का पैटर्न है उसको ध्यान दिया होगा, तभी तो शिकार करते होंगे। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने उस टाइम एनिमल्स की बिहेवियर को स्टडी किया होगा, उस बेसिस पे वो प्रे करते होंगे। और ये बात हमें प्रमाण मिलता है वो जो पेंटिंग्स होती हैं, या फिर जो उन्होंने पत्थरों से बनाया हुआ होता है, स्कल्पचर होता है, उससे पता करते हैं हम। तो देखिए, द हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी एज is as old as prehistoric man because at that time human beings were hunters, क्योंकि उस टाइम पे क्या ह्यूमन बींग्स हंटर्स थे, शिकार करते थे। दे हैड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल, तो उनको एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करना होता होगा, तभी उसको शिकार कर पाएंगे। ये कि थोड़ा कि अब अपनी गुफा से निकले, शेर आ गया, तुरंत उसको मार दिया, ठीक, उससे पहले वही खत्म हो जाए। तो दिस फैक्ट इज रिवील्ड इन पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ एक्सकेवेटेड केव्स। नेक्स्ट क्या है, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल 372 बीसी की बात है। तो पहली बार एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी, ठीक, किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलम। तो उन्होंने उसमें एनिमल बिहेवियर के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 18 सेंचुरी की बात करें तो हम नेचुरलिस्ट थे कुछ, जैसे गिलबर्ट वाइट, चार्ल्स लेरो एंड चार्ल्स डार्विन, ठीक। इन्होंने सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, मतलब एनिमल बिहेवियर के कई सारे एस्पेक्ट्स को, 18 सेंचुरी की ये बात है, उन्होंने डिस्कस किया है। उसमें भी चार्ल्स डार्विन को क्या है, इनका और इम्पोर्टेंस है कैसे कि इन्होंने रिगार्डेड एज द फर्स्ट वन टू मेक साइंटिफिक स्टडी, इन्होंने साइंटिफिक, इनको ऐसा माना जाता है कि एनिमल बिहेवियर की पहली साइंटिफिक स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो चार्ल्स डार्विन थे, एनिमल बिहेवियर की। उन्होंने ये किताब लिखा था बिहेवियर पर, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल्स इन 1872। और इस बुक में उन्होंने क्या बताया था, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे यूज होता है एज अ कम्युनिकेशन एनिमल्स के बीच में, उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद 19th सेंचुरी की हम बात करें तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट थे जैसे हर्बर्ट जेनिंग्स, डगलस ए स्प्लैडिंग, चार्ल्स व्हाइटमैन एंड आइवन इवन पैलोव, ठीक। ये सब कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर में कंट्रीब्यूशन दिया। तो जो पैलोव थे वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक, एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। नेक्स्ट 20 सेंचुरी की बात करें तो 20 सेंचुरी में ऑस्कार हैमरोथ एक मेजर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, हिज मेजर पेपर इन इम्प्रिंटिंग इन डक्स एंड गीज, डक्स और गीज में इम्प्रिंटिंग, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इम्प्रिंटिंग के बारे में उन्होंने लिखा अपनी किताब में 20 सेंचुरी के दौरान। फिर 1918 में जे.एस. साइमंस्की, उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में बायोलॉजिकल क्लॉक्स की एग्जिस्टेंस को उन्होंने बताया 1918 में। उसके बाद 1925 में डब्ल्यू रोवन आए, उन्होंने फोटो पीरियोडिज्म हाइपोथेसिस ऑफ बर्ड माइग्रेशन में फोटो पीरियोडिज्म हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया, बताया, दुनिया के सामने लाया, ठीक है। तो देखिए ये सारे साइंटिस्ट जो है, मतलब हिस्ट्री में एक टाइमलाइन पे देखते आ रहे हैं कि क्या क्या मेजर चीज़ें हुई है इथोलॉजी के क्षेत्र में। तीन मेजर साइंटिस्ट हैं हमारे पास, कॉनराड लॉरेंज, निको टिनबर्जन, कार्ल वॉन फ्रिश। तो ये तीनों एक कह सकते हैं कि इथोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत इनका कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि क्लासिकल इथोलॉजी रिच इस पीक पे पहुंची इन्हीं तीनों की वजह से। विद द वर्ड्स ऑफ कॉनराड लॉरेंस, निको टिनबर्ग, टू यूरोपियन इथोलॉजिस्ट, ये दोनों से यूरोप के थे, विथ कार्ल वॉन फिर फ्रिश, इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था, शेयर किया था फिजियोलॉजी के लिए तीनों ने, ठीक, 1973 में। तो इनके बारे में ये जो तीन मेजर नाम है, तो इनके बारे में थोड़ा इनका कंट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे सबसे पहला कॉनराड लॉरेंज का, तो इनको फादर ऑफ इथोलॉजी का भी कहा जाता है, फादर ऑफ इथोलॉजी ये याद रखेंगे, कॉनराड लॉरेंज को कहा जाता है, ठीक। तो ये एनिमल साइकोलॉजी में लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में, ठीक, ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ये कॉनराड जो थे वो एनिमल साइकोलॉजी के लेक्चरर थे। He got his initial inspiration from his teacher ऑस्कर लेम्ब्रोथ, ऑस्कर लेम्ब्रोथ इनके टीचर थे और उन्हीं से इनको क्या मिला था, इंस्पिरेशन मिला था। ये यहाँ पे भी थे, कहाँ गए हमारे ऑस्कर लेम्ब्रोथ, ठीक, 20th सेंचुरी में इन्होंने मेजर काम भी किया था, तो इन्हीं से ये इंस्पायर्ड थे। लॉरेंस इन हिज फार्म हाउस ऑब्जर्व्ड shews, frogs, monkeys, dogs, and mainly grey leg geese on which he carried out extensive studies and developed a
थियरी ऑफ इम्प्रिंटिंग और चाइल्डहुड लर्निंग ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड। तो कॉनरेड ने ग्रे लैग फ्रॉग्स, मंकीज, डॉग्स, गीज, इन सारे पर क्या किया, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, अपनी स्टडीज इन पे स्टडीज़ की और इम्प्रिंटिंग की थियरी या फिर चाइल्डहुड लर्निंग की थियरी बताया इन्होंने इनके बारे में। हिज पॉपुलर वर्क्स वर किंग सोलोमन्स रिंग, मैन मीट्स डॉग, ये सारे इनके पॉपुलर वर्क्स हैं। नेक्स्ट कार्ल वॉन फ्रिश। तो कार्ल वॉन फ्रिश क्या थे? इनका जन्म वियना में हुआ था, लेकिन अपनी लाइफ इन्होंने जर्मनी में स्पेंड की थी। हिज इनिशियल डेज वॉज लिविंग ऑन हिज फार्म। ये शुरुआती अपने दिनों में जो स्टडीज़ करते थे तो वो फार्म लैंड में रहते थे, ठीक है। और उसी की वजह से इंसेक्ट्स पे और एनिमल्स पे ये क्या करते थे, स्टडी करते थे। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग कलर कार्ड्स ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट पे वो कलर कार्ड्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट करते थे। हिज ऑब्जर्वेशन और हनी बीज इनेबल्ड हिम टू डिस्कवर फैसिनेटिंग थ्रीज ऑन द अट्रैक्शन टुवर्ड कलर थिंग। तो इन्होंने हनी बीज पे स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए और वो कलर थिंग्स के प्रति कैसे अट्रैक्ट होती है उनके बारे में बताया। जो इनकी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है वो है बी डांस के बारे में, ठीक। जैसे मतलब बी डांस में दो टाइप के डांसिंग बिहेवियर्स होते हैं बीज में, एक वैगिंग होता है और सर्कुलर डांस होता है। तो इनके बारे में कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया। ही ऑल्सो स्टडीड बिहेवियर ऑफ बीज ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान जो बीज का बिहेवियर होता है उसके बारे में भी इन्होंने स्टडी की थी। नेक्स्ट है निको टिम्बरजन। तो इनका जन्म हॉलैंड में हुआ था, लेकिन ये रहते थे इंग्लैंड में। फिर ही स्टडीड वैरायटी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम बटरफ्लाइज टू जीजर वेस्प टू थ्री स्पाइड स्टिकल बैकफिश एंड गल्स। तो इन्होंने कई सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ाई की, मतलब स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, जैसे बटरफ्लाइज से लेके जीजर वेस्प तक, थ्री स्पेंडल स्टिक फिश और गर्ल्स, इन सब के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। इनके कुछ बुक्स हैं जैसे एनिमल बिहेवियर, द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट्स, द एनिमल इन इट्स वर्ल्ड, सोशल बिहेवियर इन एनिमल्स, ये सारी कुछ बुक्स इन्होंने लिखी थी। तो ये छोटा सा वीडियो था, पहला टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में कि इथोलॉजी क्या होती है, उसका हिस्ट्री क्या होता है।